चलो, सो टुडे वी आर स्टार्टिंग ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। हमने देख लिया, ठीक है, कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होता है, और आज हम उस पर काम करना थोड़ा सा शुरू करेंगे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पे। ठीक है, जैसे सबसे पहले मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहूंगी कि यार जीन जो है, आप इतना सुनते हो, जीन का मतलब क्या होता है? जैसे हमें पता है जीन है ना, किस पे प्रेजेंट होता है बच्चा पार्टी? जीन प्रेजेंट ऑन डीएनए, अलग अलग सीक्वेंस में प्रेजेंट होता है, अलग अलग जगह प्रेजेंट होता है, ये चीज हमें पता है। अब जैसे ना मैं आपको जीन का एक डेफिनेशन देती हूँ, लाइक आपको कि कोई बोल दे यार जीन क्या है, आप क्या बोलोगे? कि सीक्वेंस कोडिंग फॉर टीआरएनए और आरएनए। देखो अभी हम देखेंगे टीआरएनए के बारे में कि टीआरएनए क्या होता है। देख, टीआरएनए एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसको हम अडेप्टर मॉलिक्यूल भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसका एक जगह कोडिंग सीक्वेंस, एंटी कोडिंग सीक्वेंस होता है, और एक जगह वो अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट होती है। तो जैसे मैंने आपको कोडिंग का बताया था ना, जैसे ए अगर होगा तो अगली जगह टी लगेगा, जी होगा तो अगली जगह सी लगेगा, एक जगह सी होगा तो अगली जगह जी लगेगा। तो एक हो जाएगा कोडिंग वाला पार्ट, और उसका अपोजिट वाला पार्ट हो जाएगा एंटी कोडिंग वाला, ठीक है। तो कोई भी एक साइड जो डिनोट कर दे रही है कोडिंग सीक्वेंस, और कोई सीक्वेंस में लगी हुई है क्रोमोसोम पे या डीएनए पे, उसको हम बोलते हैं कि यार ये जीन है जो रिप्रेजेंट कर रहा है। इज दैट क्लियर? यस मैम। अब देखो सिस्ट्रॉन है ना, क्या होता है, अगर हम कोडिंग शुरू कर रहे हैं, हम पूरा प्रोसेस शुरू कर रहे हैं, तो यह पूरा कोई सेगमेंट होगा डीएनए का, ठीक है, जो कि कोडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इतना बड़ा पार्ट होता है, उसमें कोई पार्ट होना चाहिए ना जिसको हम डिनोट कर रहे हैं। जैसे लेट्स से ये तो बहुत बड़ा पार्ट हो सकता था, उसका मैंने एक इतना सा पार्ट ले लिया है ना। तो जो पार्ट हम सेगमेंट ले रहे हैं डीएनए की कोडिंग को करने के लिए, उसको हम बोलते हैं सिस्ट्रॉन, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड तो बहुत बड़ा सा पार्ट होता है। उस पार्ट का अगर हम छोटा सा पार्ट सिस्ट्रॉन, जिस सेगमेंट को हम लेंगे उसको हम बोलते हैं सिस्ट्रॉन। इज दैट क्लियर? यस मैम। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अब ना देखो, दो तरह के होते हैं। एक होता है पॉलीसिस्ट्रॉनिक, जो सिस्ट्रॉन होता है वो दो तरह का होता है, एक पॉलीसिस्ट्रॉनिक और एक होता है मोनोसिस्ट्रॉनिक। तो ये जो हमारे यूकैरियोट्स होते हैं, जो वेल डिफाइन होते हैं, उसके अंदर तो हमारे कौन प्रेजेंट होता है? मोनोसिस्ट्रॉनिक। और जो हमारे प्रोकैरियोट्स होते हैं और जो बैक्टीरिया होता है ना, उसके अंदर हमारे प्रेजेंट होता है पॉलीसिस्ट्रॉनिक, ठीक है। तो अब प्रोकैरियोट्स है, सिंपल है, इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। तो उनके अंदर क्या होता है, जैसे कोई भी सेगमेंट है, तो लेट से दो चीजें होती है, एक होती है एक्सॉन और एक होती है इंट्रॉन। तो देखो कोई भी सीक्वेंस है ना, एमआरएनए जो हमारा आगे बनता है, तो एमआरएनए में ना जैसे हमारा मोनोसिस्ट्रॉन होता है, उसके अंदर एक्सॉन और इंट्रॉन की इंटरप्टेड सीक्वेंस प्रेजेंट होती है कि पहले एक्सॉन प्रेजेंट होगा, फिर इंट्रॉन प्रेजेंट होगा, फिर एक्सॉन प्रेजेंट होगा, है ना, फिर हमारे इंट्रॉन प्रेजेंट होगा। तो हमारा एक्चुअली जो मिच्योर फॉर्म होता है, ये जो आपको पूरा सीक्वेंस दिख रहा है ना, ये क्या हो गया, पूरा इंटरप्ट हो गया है। क्या हो गया? एक्सॉन फिर इंट्रॉन, एक्सॉन फिर इंट्रॉन। तो ऐसे ना मुश्किल होती है क्या करने में, प्रोसेसिंग करने में, हमें जो पूरा काम करवाना है, तो वो दिक्कत होती है। तो जब हम इसको पहले क्या करते हैं, मिच्योर करते हैं। ये अभी ऐसा वाला फॉर्म जो है जिसमें इंटरप्टेड सीक्वेंस प्रेजेंट होती है, इसको हम बोलते हैं इमेच्योर। मिच्योर एक फॉर्म होता है जिसके अंदर ना, एक आपको मैं बताऊं, ये जो इंट्रॉन होता है ये प्रेजेंट नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा प्रोसेस करते हैं कि इस इंट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं, और हम सिर्फ एक्सॉन एक्सॉन को आपस में जोड़ देते हैं। तो अब क्या हो गया, पूरा सीक्वेंस बन गया। एक जो फालतू वाला इमेच्योर वाला पार्ट था इंट्रॉन, उसको बाहर निकाल के फेंक दिया और सिर्फ एक्सॉन बच गया है। अब एक्सॉन पूरा सेम पार्ट चल रहा है, अब प्रोसेसिंग हमारे बढ़िया से होगी, और इसको हम बोलते हैं हमारा मिच्योर फॉर्म।
तो ये जो है ना हमारा इमेच्योर से मेच्योर करने वाला प्रोसेस, वो होता है हमारा मोनोसिस्ट्रोनिक में, क्योंकि यूकैरियोट्स है तो इनके अंदर बहुत सारा प्रोसेस चलता है। पोलोसिस्ट्रोनिक में ऐसा कुछ भी नहीं होता, उसके अंदर सीधा सीधा बस एक्सॉन ही प्रेजेंट होता है, उसके अंदर इंटरप्टेड सीक्वेंस ऑफ इंट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होता। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. हैव इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंस, ठीक है। तो जिसके अंदर हमें क्या करना है कि जिसकी वजह से जीन स्प्लिट हो जाता है, जीन स्प्लिट हो जाता है, तो हमें उसको क्या करना पड़ता है, मिच्योर करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, मिच्योरिंग करनी पड़ती है। जैसे कि मैं आपको ये दिखाऊं, अभी मैं आपको पूरा बताऊंगी। जैसे जब हम पूरा प्रोसेस करते हैं ना मिच्योर करने का, तो ये 3 स्टेप होते हैं, टेपिंग, फिर आएगा एक टेलिंग, ठीक है, स्प्लाइसिंग, ये सब मैं आपको भी बताऊंगी। ठीक है, आगे कंटिन्यू करें, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? आगे No, बढ़े। ma'am. देखो जैसे मैं अगर आपको यहाँ पे लिखूं ना, यहाँ पे अगर मैं लिख देती हूँ, आप लोग अगर फिर बाद में पढ़ोगे, जो स्प्लिट जीन होता है ना, वो कॉम्प्लिकेट स्प्लिट जीन, कॉम्प्लिकेट डीएनए मशीनरी, ठीक है। इसलिए हमें देयरफॉर नीड टू कन्वर्ट इमेच्योर को मेच्योर में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं कि जो आरएनए है वो कितने कितने टाइप के होते हैं। आरएनए आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, एस, है ना। तो ये कौन कौन से टाइप के होते हैं और उनका क्या क्या काम है वो अपन देख लेते हैं, ठीक है। अभी ट्रांसक्रिप्शन में बहुत सारे टाइप्स के आएंगे, एंड प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो 3 टाइप के मेजरली हमारे आरएनए होते हैं बैक्टीरिया में। सबसे पहला जो होता है वो होता है एमआरएनए, फिर आता है टीआरएनए, और फिर एक आता है आरआरएनए। इज दैट क्लियर? तो एमआरएनए जो होता है वो हमें क्या करता है, टेम्पलेट प्रोवाइड करता है। टेम्पलेट बोले तो जिसपे हमारी कोडिंग सीक्वेंस प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो उसके लिए टेम्पलेट प्रोवाइड करता है हमारे एमआरएनए। टीआरएनए हमारे क्या करता है, ब्रिंग अमीनो एसिड एंड रीड जेनेटिक कोड। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया, इसके ऊपर हमारे जैसे टेम्पलेट के ऊपर, जैसे ये एमआरएनए है तो इसके ऊपर हमारे कोडिंग सीक्वेंस प्रेजेंट लेट से, है ना। तो ये कोडिंग सीक्वेंस हो गई। तो इस कोडिंग सीक्वेंस को रीड करने के लिए जो आरएनए होता है वो होता है टीआरएनए। ये टीआरएनए, तो टीआरएनए क्या करता है, एक तरफ से अमीनो एसिड को लेकर आता है और यहाँ से यहाँ पे इसके एंटी कोडिंग साइट होती है। क्या होती है, एंटी कोडिंग साइट होती है। तो ये यहाँ से इसको रीड करता चलता है कोड को, और इसके अपोजिट वाले जो कोड होते हैं ना उनको इस पे जोड़ता हुआ चलता है। समझ पड़ी बात? यस मैम। हाँ के ना? यस मैम। Yes, ma'am. और इसको फिर पूरा हेल्प कराएगा कौन, आरआरएनए। ये जो पूरा प्रोसेस है ना कोडिंग है और एंटी कोडिंग का, इनकी जो हेल्प वो प्रोसेस में हेल्प कर रहा है वो है आरएनए, जो क्या करते हैं, स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल प्रोवाइड कर रहा है ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। इज दैट क्लियर बच्चा पार्टी? ठीक है। Yes, तो ma'am. जैसे हम हमारा जो प्रोसेस शुरू करते हैं, किसका शुरू करते हैं हम, सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन का। जब हम मैं नेक्स्ट पेज पे, हाँ बच्चा किसी ने हैंड रेज किया? देखो मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ जिसे ये पूरा प्रोसेस दिख रहा है, ये है ट्रांसक्रिप्शन। मैं ये बताने वाली हूँ
ट्रांसक्रिप्शन में देखो क्या हो रहा है, मैंने आपको जब भी बताया था, मैंने आपको बोला था जब भी ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगा तो उसके अंदर सबसे पहले क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज कहाँ पर आएगा। देखो 3 साइड होती है, एक साइड होती है प्रमोटर और एक होती है टर्मिनेटर। तो ये साइड है हमारी प्रमोटर। तो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज जो है आके क्या करता है, बाइंड करता है। क्या करेगा, यहाँ पे आके आरएनए पॉलीमरेज जो है सीधा का सीधा क्या करता है बेटा, बाइंड करता है। इज दैट क्लियर। फिर प्रमोटर, क्योंकि वो साइट है जहां पे बाइंडिंग होगी, जैसे ही वहां पे सब देखो 3 स्टेप में होता है, इनिशिएशन, एलोंगेशन और तीसरा है टर्मिनेशन। तो सबसे पहले मैंने आपको अभी जो बताया ना वो इनिशिएशन, किसी भी चीज की शुरुआत। शुरुआत कैसे हो रही है कि प्रमोटर जो कि कौन है, आरएनए पॉलीमरेज, वो यहाँ पे आके बाइंड किया। वो यहाँ पे आके बाइंड किया, अब वो क्या करेगा, इसके ऊपर चलना शुरू करेगा। तो जब वो चलना शुरू करेगा, ये देखो सेकंड प्रोसेस एलोंगेशन, ये आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे था, अब यहाँ पे बीच में ये चलना शुरू किया है। अब जैसे जैसे चलना शुरू कर रहा है, ये पूरा प्रोसेस क्या है, मैंने आपको वो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर डीएनए का बताया था, डबल हेलिक्स, इसको धीरे धीरे हमें खोलना ही तो है, और फिर खोल के ये स्ट्रैंड अपना कुछ बनाएगी, ये स्ट्रैंड अपना कुछ बनाएगी। तो अब ये देखो खोलने के लिए ये आरएनए पॉलीमरेज इसको खोलता चल रहा है, दिख रहा है ये आपको, हाँ कि ना। यस मैम। तो ये इसको खोलता हुआ चल रहा है, खोलता हुआ चल रहा है और खोलता हुआ चल रहा है। तो ये पूरा प्रोसेस जो है इसको हम बोल रहे हैं ये एलोंगेट, मतलब इस पूरा जो सीरीज है ये एमआरएनए जो है इसको बनाने के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी है। देख पढ़ रहे हो आप ये। अब ये देखो चलता जाएगा चलता जाएगा, एक पॉइंट आएगा कि यार ये चलना ना रुक जाएगा, क्या करेगा, अब इसका टर्मिनेटर पॉइंट आ चुका है, टर्मिनेटर पॉइंट, ठीक है। वो रिकॉग्नाइज करेगा कौन सा, कि ये टर्मिनेटर पॉइंट है, और वहां पे ये प्रोसेस हो जाएगा थर्ड, टर्मिनेशन रुक जाएगा। उस वक्त क्या करेगा, ये आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, फॉल हो जाता है, वहां से रिलीज हो जाता है, हट जाता है। और ये जो हमने इस पूरे प्रोसेस में हमने बेसिकली इस स्ट्रैंड्स को क्यों अलग कर रहे थे, हमें ये आरएनए ही तो बनाना था, हमें यही तो चाहिए था आरएनए, हाँ के ना। तो ये आरएनए जो बना है इससे ये निकल के अलग गिर जाता है, और ये जो आरएनए है ना, ये जो बना है यही आरएनए होता है इमैच्योर, इसी को कन्वर्ट करने की जरूरत होती है मैच्योर फॉर्म में, जो मैंने आपको बताया था ना भी, एक्सॉन इंट्रॉन जिसमें लगे होते हैं, तो वो इसी आरएनए में होते हैं, इसी को हम बोलते हैं इमैच्योर आरएनए, जिसको प्रोसेस करने की जरूरत होती है मैच्योर फॉर्म। इज दैट क्लियर, हाँ के ना। यस मैम। आवाज आ रही है। तो अब ना ये यहाँ तक आई थिंक सबको क्लियर हो चुका होगा। अब ना जब इसके अंदर अगर मैं बोलूं, आरएनए पॉलीमरेज जो है ये तो कैटलिस्ट का काम कर रहा है, प्रोसेस को आगे बढ़ा रहा है, ये ना एक सबस्ट्रेट भी यूज करता है। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, कोई कैटलिस्ट है उसको सबस्ट्रेट की जरूरत पड़ती है। तो कोई मुझे बताएगा सबस्ट्रेट का क्या नाम था, नहीं पढ़ा होगा, मेरे को पता है, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, है ना। तो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट सबस्ट्रेट होता है जिसपे ये कैटलिस्ट एक्ट करता है, विच इज आरएनए पॉलीमरेज। फिर हमारा पहले इनिशिएशन करता है, फिर इलोंगेशन करता है, और फिर टर्मिनेशन करता है। टर्मिनेशन पे हमारा आरएनए जो है वो रिलीज हो जाता है। इज दैट क्लियर। अब देखो आपको ना यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज दिख रहा है, मैंने आपको बोला कि कौन ऐसा चीज है जो रिस्पॉन्सिबल है हमारा ये प्रोसेस करवाने में, ठीक है। तो आपने बोला कि भैया वो तो हमारा आरएनए पॉलीमरेज है जो ये सारी चीजें करवा रहा है, पर नहीं, आरएनए पॉलीमरेज तो जबरदस्ती क्रेडिट ले ले रहा है। आपके अंदर आरएनए पॉलीमरेज में एक ऐसा करके सिग्मा फैक्टर दिख रहा है, असल में आरएनए पॉलीमरेज में 2 फैक्टर प्रेजेंट होते हैं, एक होता है सिग्मा फैक्टर और एक होता है रो फैक्टर। तो इनिशिएशन जो करवाता है वो करवाता है सिग्मा फैक्टर, और जो टर्मिनेशन करवाता है वो करवाता है रो फैक्टर। असल में अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए, ऑप्शन आ जाए कि आरएनए पॉलीमरेज प्रिसाइजली बोलना है या फिर क्या बोलना है, तो आपको बोलना है दैट हमारा आरएनए पॉलीमरेज नहीं, सिग्मा फैक्टर जो है
वो करवाएगा इनिशिएशन, और जो रो फैक्टर है वो हमारा करवाएगा टर्मिनेशन। इज दैट क्लियर? यस मैम। अब मैंने आपको क्या बोला कि ये जो हमारा आरएनए बना है ये क्या है? इमेच्योर। बैक्टीरिया जो पुराने वाले हैं उसके अंदर तो ये ऐसा नहीं है, बहुत सिंपल, मैंने अभी आपको बताया पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है, उसके अंदर ये इंटरप्टेड सीक्वेंस प्रेजेंट नहीं होती, तो इतना कॉम्प्लिकेट प्रोसेस नहीं होता, ये सीधा सीधा बढ़िया बन के निकलता है, तो आगे हमें ट्रांसलेशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। अभी क्या है, यूकैरियोट्स हैं, उनको बहुत सारी जो एडवांस चीजें आ गई है, तो इसके अंदर क्या होता है, ये इमेच्योर है, इसको हम मेच्योर फॉर्म में कन्वर्ट करने चलते हैं। ठीक है, तो अब मेच्योर फॉर्म में कन्वर्ट कैसे होता है ये आपको दिख पड़ रहा है, दिख रहा है? इसके अंदर देखो, ये है आपके एक्सॉन, ये है इंट्रॉन, ये है एक्सॉन, ये है इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन। ठीक है, तो अब मेरे को इन द एंड सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन चाहिए, येलो वाला पार्ट। ठीक है, इसी को कहूंगी मैं हमारा मेच्योर आरएनए। तो उसके लिए मैं कुछ प्रोसेस करने वाली हूँ। सबसे पहला जो है वो होती है केपिंग। केपिंग में क्या होता है कि हम जो इंट्रॉन्स है उसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, रिमूव द इंट्रॉन। ठीक है, इज दैट क्लियर? सबसे पहले, ओ माय बैड, स्प्लाइसिंग। सबसे पहले क्या करेंगे, स्प्लाइसिंग। फर्स्ट हमारा जो होगा स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग मतलब काटना। तो काटने के लिए मैं क्या करूंगी, सबसे पहले रिमूव द इंट्रॉन, ये जो इंट्रॉन है इसको बाहर निकाल के फेंक दूंगी, एंड जॉइन द एक्सॉन। ये जो फिर एक्सॉन जो बचे है ना, येलो येलो पार्ट, उसको मैं जोड़ दूंगी। अब उसको जोड़ने के बाद आपने देखा सिर्फ और सिर्फ येलो वाला पार्ट बचा है, तो अब मैं क्या करूंगी, इसकी केपिंग करूंगी। क्या करूंगी, केपिंग करूंगी। इज दैट क्लियर? समझ पड़ यस रही मैम। है? तो केपिंग में क्या होता है, मैं इसका ये जो फिफ्थ एंड दिख रहा है ना आपको, ये फिफ्थ एंड, इस फिफ्थ एंड पे मैं जोड़ना शुरू कर रही हूँ कुछ न्यूक्लियोटाइड्स, जिसका नाम है, ये आपको दिख रहा है, ये इसको हम बोलते हैं मिथाइल गुआनोसिन, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या बोलते हैं, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इसमें क्या होता है, मैं फिफ्थ एंड पे ये मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट को जोड़ना शुरू करती हूँ, जिसकी वजह से ये एचआरएनए में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब मैं तीसरा जो स्टेप है उसको लेती हूँ किसमें, टेलिंग। अब टेलिंग में मैं क्या करूंगी, ये जो थर्ड एंड है ना, थर्ड एंड, इस थर्ड एंड पे मैं ज्वाइन करूंगी 200 से 300 एडिनाइल रेसिड्यू। ये ग्रीन कलर का जो आपको दिख रहा है ना, इसके अंदर मैं ऐड करूंगी एडिनाइल रेसिड्यू। इज दैट क्लियर? और अब ये क्योंकि पूरा हो चुका है प्रोसेस, स्प्लाइसिंग, केपिंग, टेपिंग। स्प्लाइसिंग में मैंने इनको निकाला, काटा, टेपिंग में मैंने केपिंग में मैंने ये जोड़ा, ठीक है, और टेलिंग में मैंने ये जोड़ दिया ग्रीन वाला पार्ट। और अब मेरे पास पूरा फुल्ली प्रोसेस एचआरएनए तैयार है। इज दैट क्लियर? किसी को कोई भी कंफ्यूजन इसके अंदर? अब ये हमारा तैयार है पूरा कोडिंग वोडिंग करके। ठीक है, अब इसकी कोडिंग अपन कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? यार हाँ या ना बोलो, नहीं मुझे नहीं समझ आएगा कि आप लोगों को पता पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। शिवम, प्रियांशु, मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। आर यू देयर? मैम ये टेल के बगल में जो 200 to 300 लिखा है वो क्या है? पिन के थर्ड बगल में नंबर, टेल के बगल में थर्ड नंबर। पॉली, ये नो मैम, जो आपने नंबरिंग करी है ना वहां पे यही तो टेल ही मैंने लिखा है बताया, ना। ये एडिनाइल रेसिड्यूज है। ठीक है,
ये एडिनाइल मैं 200 से 300 ऐड करती हूँ और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं टेलिंग। एक थर्ड एंड पे मैं 200 से 300 एडिनाइल ऐड करती हूँ, ठीक है, इसको मिच्योर बनाने के लिए। यस मैम। ठीक है, चलो। तो अब ये हमारा क्या है, कोडिंग के लिए ना तैयार है। अब ये हमारा कोडिंग के लिए तो तैयार हो चुका है। तो कोडिंग को करने से पहले मतलब बेसिकली ये ट्रांसलेशन के लिए तैयार है। ट्रांसलेशन मतलब प्रोटीन बनाने के लिए तैयार है। पर प्रोटीन बनाने के लिए यार हम इसको देख लें कि ये जेनेटिक कोडिंग जो है वो चलती कैसे। अब जैसे जो जेनेटिक कोड होता है ना बच्चा पार्टी, जेनेटिक कोड, यार आप एनसीईआरटी में एक डायग्राम देखोगे, आपको एक ऐसे करके ना बॉक्स नजर आएगा 64 नंबर्स का, जिसके अंदर ना बहुत सारे करके ऐसे कोड्स दे रखे हैं, ऐसे GUGAUGGUAAUGGGGAUU करके। देख पा रहे हो आप उसको? ऐसे करके ना आपको कोडिंग दे रखी है यार। आप देखो मतलब है ना, ये बहुत कॉम्प्लिकेट प्रोसेस है कि जेनेटिक कोड कैसे डिटरमाइन करना था, कैसे नहीं करना था। हमें जेनेटिक कोड जानने की ना बहुत जरूरत थी। तो एक साइंटिस्ट थे जॉर्ज नाम के। कौन नाम के थे? जॉर्ज गोमाओ। जॉर्ज गेमाओ नाम के साइंटिस्ट थे बेटा। उन्होंने क्या बोला कि यार देखो, बेसिस तो कितने होते हैं टोटल? 4 बेसिस होते हैं, हाँ के ना? और यस अमीनो मैम। एसिड हमारे पास कितने होते हैं टोटल? 20 अमीनो एसिड होते हैं। तो अगर ये सारे के चारों बेसिस 20 अमीनो एसिड के लिए कोड करे तो ये तो कितना लेंथी प्रोसेस हो जाता है। 4 जा 4 2 जा 8, 80 करके कुछ। तो ऐसे हर किसी को 80 का कॉम्बिनेशन पढ़ना करना ये थोड़ा सा मुश्किल था। तो उन्होंने बोला कि यार अगर मतलब हम कुछ ऐसा देखें कि पूरे 20 अमीनो एसिड कोड हो जाए और फिर हमारा प्रोटीन बन जाए। उसके लिए हम क्या करते हैं, 3-3 की ना पेयरिंग करना शुरू कर देते हैं। 3-3 के पेयरिंग कर देते हैं और हम क्या करेंगे यार, मतलब कुछ ऐसा करेंगे, 4 बेसिस है तो 4 की ना 3-3 की अगर पेयरिंग करेंगे तो टोटल 64 कोडॉन बन जाते हैं। कितने? टोटल 64 कोडॉन बन जाते हैं। तो आप अगर ये ऐसे देखोगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये टोटल कितने कोडॉन होते हैं? 64। और ये सब पता है क्या होता है? यूनिवर्सल होता है। कैसे होता है? यूनिवर्सल होते हैं कि यार अगर जैसे मैंने बोला GUG, अगर किसी पर्टिकुलर चीज के लिए कोड कर रहा है ना, तो पूरा ओवरऑल आगे जाके वो दुनिया में किसी के लिए भी आप बात करो वो उसी चीज के लिए कोड करेगा। हमेशा ये 3 की सीक्वेंस में मिलेंगे कोडॉन आपको। ऐसा नहीं है GUGA करके मिल जाए, AUAG करके मिल जाए, ऐसा नहीं है। 3 की सीक्वेंस में मिलेंगे ये कोडॉन आपको। ऊपर से ये हमेशा कंटिन्यूस फॉर्म में मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि इनके बीच में आपको कोई कॉमा वॉमा मिल जाए। तो हमेशा आप बस ये याद रख लो। और हमेशा कैपिटल फॉर्म में लिखे हुए मिलेंगे ये आपको, ठीक है। तो ये कोडॉन ऐसे हम 3-3 के बेस पेयरिंग करते हैं और हम इनको ऐसे करके रीड करते हैं। इज दैट क्लियर? यस मैम। हाँ कि ना? तो अब इसके बाद आता है हमारा टीआरएनए का। जैसे आप बोल रहे थे कि यार अभी जो पूरा प्रोसेस शुरू करूंगी मैं ट्रांसलेशन, तो ट्रांसलेशन से पहले क्या होता है यार, एक बार अपन को जान लेना ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो टीआरएनए होता है वो ना दिखता कैसा है। ये जो दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर, ये है टीआरएनए का। किसका? टीआरएनए का। अब जैसे मैंने आपको ये बताया, ये हमारा एमआरएनए है। अभी मैंने आपको 3 टाइप के वो बताए थे ना आरएनए। देखो पहला जो मैंने बताया था, ऐसे लेट लेट ज्वाइन करोगे बेटा तो आपको तो वैसे ही आपको समझ नहीं आना है। वैसे इतना हार्ड चैप्टर है ये। कहाँ गया, कहाँ लिखा था मैंने? हाँ, ये एक एमआरएनए था, एक टीआरएनए था और एक आरएनए था। तो अब आप देखो, ये रहा एमआरएनए। मैंने आपको बताया था जिसपे कोडॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ये रहे कोडॉन्स, दिख रहे हैं आपको? ये कोडॉन प्रेजेंट है। और टीआरएनए, ये रहा टीआरएनए, जिसके ऊपर यहाँ पे मैंने आपको बताया ये एंटी कोडॉन बाइंडिंग साइट है। एंटी कोडॉन बाइंडिंग साइट। अब देखो यहाँ पे जो भी कोडॉन प्रेजेंट है उसका अपोजिट वाला ये लाके जोड़ता जाता है। देख रहे हो आप?
समझ रहे हो अभी कैसे चलता है ये प्रोसेस? और इसका जो दूसरी तरफ है यहाँ पे इसको बोलते हैं हम अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट। तो मतलब ये टीआरएनए स्ट्रक्चर जो होता है ना, वो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि यार सबसे पहले तो मैं आपको इसको बोलूं कि हम इसको ना अडेप्टर मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अडेप्टर मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है ये किसने दिया था? फ्रांसिस क्रिक ने ये स्ट्रक्चर दिया था। ठीक है, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? इसका दो साइड होते हैं टीआरएनए का। एक साइड जो है हम उसको बोलते हैं एंटी कोडॉन बाइंडिंग साइड, एंटी कोडॉन बाइंडिंग साइड। और जो दूसरा एंड है उसको हम बोलते हैं अमीनो एसिड बाइंडिंग साइड। क्या बोलते हैं? अमीनो एसिड बाइंडिंग साइड। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, इसलिए ना यहाँ पे टीआरएनए को पहले हम एसआरएनए भी बोलते थे। क्या बोलते थे टीआरएनए को? एसआरएनए, यानी सॉल्यूबल आरएनए। पहले इसका यही नाम था। तो अगर आपको कहीं एसआरएनए लिखा हुआ दिखता है तो आपको उससे कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है कि अब यार ये एसआरएनए क्या नई चीज आ गई है। ठीक है, कुछ नई चीज नहीं। और जो टीआरएनए है ना, वो हर एक अमीनो एसिड के लिए ना बच्चा पार्टी स्पेसिफिक होता है। हर एक अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफिक होगा। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे एक ही कोडॉन है, ऐसा नहीं, और इसके लिए अलग टीआरएनए है। ये एक अलग कोडॉन हुआ, इसके लिए अलग टीआरएनए है। फिर अलग वापस एक कोडॉन होगा तो उसके कोड होगा, उसके लिए एक अलग टीआरएनए आएगा। तो ऐसे करके ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है और पूरी जो मशीनरी है वो कुछ ऐसे करके चलती है। इज दैट क्लियर? और ये आपको स्ट्रक्चर हम बोल दें तो जो टीआरएनए का स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड एल। कैसा बोलते हैं? इन्वर्टेड एल। ठीक है, पहले हम इसको क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर बोलते थे, बट देन हमने इसको प्रिसाइज किया और हमने इसको बोल दिया कि यार ये इन्वर्टेड एल जैसा स्ट्रक्चर होता है। समझ पड़ रही है आपको बात? हाँ कि ना? ठीक है, तो अब हम पूरा प्रोसेस हमारा क्या शुरू करते हैं? ट्रांसलेशन। क्या शुरू करते हैं? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन इज बेसिकली अबाउट आपका डेफिनेशन क्या है ट्रांसलेशन की? प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड। पॉलीमराइजेशन मतलब आपने अमीनो एसिड को साथ साथ में जोड़ा है, जोड़ा है, जोड़ा है, जोड़ा है, पॉलीपेप्टाइड बना दिया है। पूरा पॉलीपेप्टाइड बना दिया, मतलब क्या बना दिया है? प्रोटीन बना दिया है। तो ट्रांसलेशन क्या प्रोसेस है? प्रोसेस ऑफ मेकिंग प्रोटीन। हमें बेसिकली क्या बनाना है? प्रोटीन। प्रोटीन बोले तो हमें कोई एक इंफॉर्मेशन शो करनी है। ठीक है, तो अब वो इंफॉर्मेशन क्या है वो ना रिक्वायरमेंट के बेसिस पे डिपेंड करती है कि यार किसी का कलर ये है, किसी का फीचर ये है, जो भी है XYZ। ठीक है, तो वो है एक पर्टिकुलर प्रोटीन, वो है एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। और एक प्रोटीन आपको जैसे पता होगा, एक प्रोटीन किससे मिलके बना होता है? चेन ऑफ अमीनो एसिड से। और हम कंटिन्यूसली यहाँ पे मैं बार बार आपको मेंशन कर रही हूँ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड। तो आप देखो यहाँ पे बहुत सारे अमीनो एसिड मतलब साथ में जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे को इन सबको ना साथ में जोड़ना है ऐसे करके, बस ट्रांसलेशन में ये करना है। तो एक प्रोटीन का चेन बन जाएगा। अग्री और नॉट? यस मैम, है एग्री। ना? तो अब बस मेरे को 1 मिनट दो आप, मैं आपको ना इसका वो दिखाती हूँ। My laptop is heated.
देख रहे हो ये आप चीज जो मैंने आपको दिखाई है स्क्रीन पे? यस मैम, है ना? दिख रहा है मैम। देखो, ट्रांसलेशन यही है। इसके अंदर आप देख रहे हो, ये वापस मैं आप फिर से बोल देती हूँ, ये mRNA है, ये वापस यहाँ पे tRNA लगा हुआ है, ये इसका एंटी कोडॉन साइड है, ये कोडिंग सीक्वेंस है, और इसके ऊपर ये अमीनो एसिड जुड़ रहा है। अब आप देख रहे हो बहुत सारे अमीनो एसिड को आपस में जोड़ते जा रहे हैं, जोड़ते जा रहे हैं, और मेरे को इन द एंड रिजल्ट ये चाहिए, ये पूरी चेन चाहिए। इसी चेन को मैं बोलती हूँ प्रोटीन का बनना। तो बस ये जानना है ट्रांसलेशन में कि यार ये आखिर आपको ये जो दिख रही है, ये जो चेन है, ये चेन बनी कैसे, ये आपस में आखिर जुड़ कैसे गए हैं। ट्रांसलेशन में बस यही है। ठीक है? यस समझ मैम। पड़ रही है बात? सोच लो, समझ लो, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। स्टार्ट करें? यस मैम। तो अब देखो, इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले ये ऐसी हवा में तो जुड़ नहीं जाएंगे। हमें जोड़ने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, इनके बीच में कोई बॉन्ड बनाना पड़ेगा। ठीक है? तो सबसे पहले क्या होता है, ये जो अमीनो एसिड है ना, फर्स्ट यहां पे मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले बॉन्ड बनाने के लिए क्या होता है, हमें कोई एनर्जी चाहिए होती है। क्या करनी होती है, बॉन्ड बनाने के लिए भी हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो फर्स्ट फेज में क्या होता है, इन फर्स्ट फेज इटसेल्फ, ये जो अमीनो एसिड होते हैं ना, खुद अमीनो एसिड गेट एक्टिवेटेड। अमीनो एसिड क्या होता है, एक्टिवेटेड हो जाते हैं, किससे, इन प्रेजेंस ऑफ एटीपी। इज दैट क्लियर? यस मैम। एक सेकेंड में पहले लिख देती हूँ। पढ़ते चलो, है ना? देखो, सबसे पहले क्या होता है, बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी चाहिए। कहाँ से आएगी एनर्जी, एटीपी से। तो अब क्या होता है, सबसे पहले ये जो अमीनो एसिड होता है ना, ये अमीनो एसिड जो है, ये क्या होते हैं, खुद एटीपी की प्रेजेंस में एक्टिवेट होते हैं। ठीक है? अब जैसे ही मैंने बोला, जैसे ये एक अमीनो एसिड है ना, ये क्या करता है, एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है? और जैसे ये एक्टिवेट होता है, ये जुड़ा हुआ है किसी टीआरएनए पे, है कि नहीं, ये कोई टीआरएनए मॉलिक्यूल है, इसी पे जुड़ा हुआ होता है। तो जैसे ही ये एक्टिवेट होता है ना, तो ये अपने पास वाले टीआरएनए की भी क्या कर देता है, साथ ही साथ चार्जिंग कर देता है। ठीक है? अब टीआरएनए ये वाला चार्ज हो गया। अब वहीं पे सामने कोई दूसरा अमीनो एसिड बैठा है। ठीक है? अब दूसरा अमीनो एसिड बैठा है, ये क्या हुआ, बैठ के ये भी एक्टिवेट हुआ, और इसने क्या किया, जिस पे ये जुड़ा हुआ रहता है टीआरएनए पे, उसको भी चार्ज कर दिया। अब जैसे ही ये टीआरएनए तो चार्ज हो गया, ये जो चार्जिंग ऑफ टीआरएनए है ना, इसको हम ये भी बोलते हैं, एक टर्म जिसको बोलते हैं अमीनो एसिटाइलेशन ऑफ टीआरएनए। क्या बोलते हैं, अमीनो एसिटाइलेशन ऑफ टीआरएनए। अब जैसे दो टीआरएनए चार्ज हो जाते हैं, ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं, और एक दूसरे के पास आते ही क्या बना लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं ये अमीनो एसिड आपस में। और जैसे ही अमीनो एसिड आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, वो ऐसे जुड़ते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं, और हमारा पूरा का पूरा क्या बनता जाता है, प्रोटीन। देखो, ये अमीनो एसिड था। ठीक है? ये क्या हुआ, इसने देखो, सबसे पहले ये वाला अमीनो एसिड था, ये चार्ज हुआ, इसने ये एक्टिवेट हुआ, और एक्टिवेट होते इसने क्या किया, इसको चार्ज कर दिया। चार्ज कर दिया तो ये चार्ज होते ही यहाँ पर आ गया। फिर इस ये वाला था, ये ऑलरेडी इसने इसको यहाँ पे चार्ज करके बैठा रखा है। ठीक है? तो ये यहाँ पे आके वापस बैठ जाएगा, और जैसे ये वापस आके बैठ जाएगा, तो जैसे इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया है, ये वाला जो यहाँ पे आएगा, ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। फिर ऐसे ही एक और यहाँ पे आएगा, और ये चार्ज होगा, इसको यहाँ पे वापस लेकर आएगा, ये यहाँ पे बैठेगा,
फिर ये वाला इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, और ये आप देख रहे हो ये ऐसे ऐसे करके पूरा सीक्वेंस चलता जाता है। इज दैट क्लियर? यस मैम। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। अब मैंने आपको बताया था वही 3 चीजें, एक mRNA हो गया, एक ये tRNA हो गया, और फिर मैंने बताया था आपको एक स्ट्रक्चरल RNA। क्या था वो? RNA। ठीक है यार, ये देखो ना, RNA। ठीक है, तो मैंने Yes. आपको बताया कि स्ट्रक्चरल कैटालिटिक रोल प्रोवाइड करता है, मतलब ये पूरा प्रोसेस होने में एक RNA जो है जिसको हम बोलते हैं राइबोसोमल। ठीक है, तो जैसे आपको पता होता है, जैसे मैं आपको यहाँ पे बताऊं, जैसे राइबोसोम है, हमेशा आपने देखा होगा, ये एक तो डायग्राम जो है ऐसा है, ये देखो इसमें आपको 2 चीजें दिख रही है, एक ये बड़ा वाला पार्ट और एक ये छोटा वाला पार्ट दिख रहा है राइबोसोम का। यस मैम। तो इसको बोलते हैं हम RNA। ठीक है, तो इसके ना 2 पार्ट होते हैं। इज दैट क्लियर? तो एक होता है ये लार्ज वाला पार्ट और एक ये है स्मॉल वाला पार्ट। ठीक है, तो ये जो लार्ज वाला पार्ट हो रहा है, आप इसके अंदर क्या देख रहे हो? लार्ज वाले पार्ट में पूरा कौन सा वाला काम चल रहा है? फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड वाला काम नहीं चल रहा है? अमीनो एसिड बन रहा है, ये सीक्वेंस का जुड़ने वाला काम चल रहा है, यही चल रहा है ना लार्ज वाले में। यस मैम। और स्मॉल वाले में क्या चल रहा है? स्मॉल वाले में सिर्फ ये टेम्पलेट का प्रोवाइड कर रहा है, ये mRNA की तरह एक्ट कर रहा है और पूरा कोडिंग सीक्वेंस का काम कर रहा है ये। हाँ के ना? यस मैम। यस मैम। तो यहाँ पे देखो आपके तीनों जो RNA है, तीनों टाइप के मैंने तीनों का बता दिया है। mRNA ये रहा, tRNA ये रहा, फिर आता है RNA जो कि 2 से एक्ट करता है, जिसमें एक होता है स्मॉल यूनिट और लार्ज यूनिट। लार्ज यूनिट में ये सारा प्रोसेस होता है और स्मॉल यूनिट में ये वाला प्रोसेस होता है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। अब ना देखो क्या होता है, ये जो पूरा प्रोसेस है इसके अंदर स्टार्टिंग में थोड़ा सा रीजन होता है और एक एंड में थोड़ा सा रीजन होता है जो ट्रांसलेट नहीं हो पाता। क्या होता है? वो ट्रांसलेट नहीं हो पाता। तो जो रीजन है जो ट्रांसलेट नहीं हो पाते उसको हम बोलते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन। क्या बोलते हैं? अनट्रांसलेटेड रीजन, और उसको हम डिनोट करते हैं किससे? UTR, अनट्रांसलेटेड रीजन से। किससे? अनट्रांसलेटेड रीजन से। ठीक है, तो जो यूनिट जिसमें ट्रांसलेशन नहीं होता है, तो ये जो यूनिट होती है ना, ये 5th एंड पे भी प्रेजेंट होती है और 3rd एंड पे भी प्रेजेंट होती है, दोनों तरफ प्रेजेंट होती है। इज दैट क्लियर? मतलब हमारा देखो, जैसे ये सीक्वेंस है mRNA का, ये 5th एंड है और ये 3rd एंड है। तो 5th एंड पे मैंने आपको बताया जब भी कोई प्रोसेस शुरू होगा यहाँ पे कोई स्टार्ट कोडॉन आता है ना, जो इनिशिएशन करवाता है। फिर यहाँ पे एंड प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं स्टॉप कोडॉन, पूरा प्रोसेस टर्मिनेट कराने के लिए। तो ये स्टार्ट कोडॉन जब पूरा प्रोसेस करवाता है ना, लेट से वो यहाँ पे आके बाइंड हुआ यहाँ पे, और यहाँ से इसने इतने वाले यूनिट का ट्रांसक्रिप्शन कराया, और स्टॉप कोडॉन यहाँ पे आके एक्ट करता है और यहाँ पे पूरा प्रोसेस खत्म। इतना वाला पार्ट जो है इसका हो जाता है ट्रांसक्रिप्शन, और ये जो पोर्शन है जो बच गया 5th एंड पे भी और 3rd एंड पे भी, जिसका ट्रांसक्रिप्शन होता ही नहीं है, उसको हम बोलते हैं UTR। क्या बोलते हैं? UTR। इज दैट क्लियर? यस मैम। यस सर। तो देखो UTR का क्या मतलब होता है? अनट्रांसलेटेड रीजन, यही तो मैं समझा रही हूँ। अनट्रांसलेटेड रीजन, जिसका ट्रांसलेशन नहीं हुआ। ठीक है, मैंने बताया ना, यहाँ पे आके जाके स्टार्ट कोडॉन लगा, इसने ट्रांसलेशन किया, यहाँ पे स्टॉप कोडॉन लगा, ट्रांसलेशन खत्म, और यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे 5th एंड पे भी एक रीजन रह जाता है जिसका ट्रांसलेशन नहीं होता, 3rd एंड पे भी एक रीजन होता है जिसका ट्रांसलेशन नहीं होता। उस रीजन को हम बोलते थे अनट्रांसलेटेड, जो ट्रांसलेट नहीं हुआ है। ठीक है? यस मैम।
तो जैसे कि अगर हम पूरा प्रिसाइजली अगर हम बात करें तो ये ट्रांसलेशन भी पूरा, जैसे मैंने आपको तो पूरा बता दिया ऐसे करके कि चार्जिंग हुई है ये, पर इसमें ही ना अगर जैसे मैं पूरा समराइज करूं जो मैंने तक आपको बताया है, तो ये वही 3 स्टेप में चलता है, इनिशिएशन, एलोंगेशन और टर्मिनेशन। इनिशिएशन के लिए सबसे पहले क्या होता है, जो राइबोसोम है ना, जो मैंने अभी आपको बताया था, राइबोसोम क्या करता है, बाइंड करता है कहाँ पे, एट स्टार्ट कोडॉन। सबसे पहले वो स्टार्ट कोडॉन का सीक्वेंस रिकॉग्नाइज करेगा, जैसे उसको दिखेगा जहाँ पे AUG है वहां पे जाके स्टार्ट वो जो है लग जाता है, ठीक है, ऐसे करके स्टार्ट कोडॉन जाके लग जाता है, ठीक है। और वो कौन रिकॉग्नाइज करता है, मैंने आपको बताया, रिकॉग्नाइज बाय tRNA। tRNA के पास ही तो होती है रिकॉग्नाइज करने की साइड। देखो यहाँ पे अगर इसको दिखता AUG, जैसे यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, अगर यहाँ पे लेट से इसने देखा AUG लिखा हुआ है तो यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, ठीक है। और जैसे यहाँ पे आके अगर ये जुड़ा है, इतना वाला रीजन अनट्रांसलेटेड हो गया ये UTR, ठीक है। सबसे पहले ये यहाँ पे आके जुड़ेगा, उसी को हम बोलते हैं इनिशिएट हो चुका है। अब सेकंड जो है वो होगा एलोंगेशन, जिसके अंदर हमारे सब आपस में जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ते नहीं जा रहे, जैसे फेज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस बोले तो जिसके अंदर सारे अमीनो एसिड आपस में जुड़ते जा रहे हैं, अमीनो एसिड लिंक टू tRNA, जिसके अंदर हमारा पूरा, मैंने आपको बताया था, चार्जिंग हो रही है, फिर एक्टिवेशन हो रहा है, चार्जिंग हो रही है और पूरा अमीनो एसिड बन रहा है। ये हमारा पूरा एलोंगेशन वाला प्रोसेस है, ठीक है, जिसके अंदर हमारा राइबोसोम कोडॉन से कोडॉन, राइबोसोम will move from codon to codon. Is that clear? Along mRNA. mRNA पे तो चल रहा है वो, और पूरा तभी तो प्रोसेस करवा रहा है। Is that clear? Yes, ma'am. किसी को कोई कंफ्यूजन? और नो मैम। एंड में ये होता है टर्मिनेशन। क्या होता है? टर्मिनेशन, यानी कि एंड में आएगा, रिकॉग्नाइज करेगा कौन सी साइड, एंड स्टॉप कोडॉन। स्टॉप कोडॉन उसको दिख जाएगा कि ये साइट है जहां पे स्टॉप करना है पूरे प्रोसेस को, और वहां पे जाके स्टॉप कोडॉन लगेगा और इस पूरे प्रोसेस को वहीं पे टर्मिनेट कर देगा, ठीक है। और जो रिलीज फैक्टर है जो ये पूरा करवाता है, रिलीज फैक्टर वहां से हट जाएगा। इज दैट क्लियर? और ये जो हमारा पूरा प्रोसेस बना है, ये मेन हमें जो करना था, ये एंड में क्या होता है, निकल के बाहर गिर जाता है। क्लियर? Yes, ma'am. सॉर्टेड सा था। सबसे पहले हमने ना, देखो अभी तीनों चीजें कंप्लीट हो चुकी है। फर्स्ट हमने क्या देखना शुरू किया था, अगर आप इसको पूरा ये रहा सेंट्रल डॉग्मा। इसमें मैंने बोला था फर्स्ट प्रोसेस जो होगा वो रेप्लिकेशन होगा, सेकंड होगा ट्रांसक्रिप्शन, थर्ड होगा ट्रांसलेशन। रेप्लिकेशन में मैंने आपको डीएनए का बताया था, जिसके अंदर हमने ये देखा था कि डीएनए को हम कैसे ये रेप्लिकेशन कि इसके स्ट्रैंड को कैसे कैसे खोलते हैं, फिर स्ट्रैंड धीरे धीरे जो खुलता है, कैसे ये प्रोसेस शुरू होता है, ये एक अलग अपना स्ट्रैंड बनाता है, ये अपना एक अलग स्ट्रैंड बनाता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड, ठीक है। अब जब ये पूरा प्रोसेस शुरू हो जाता है, उसके बाद हमारा शुरू होता है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में मैंने आपको बताया था कि यहाँ से जब पूरा प्रोसेस खुलना शुरू होगा, तो आज हमने जब ट्रांसक्रिप्शन शुरू किया था तो उसके अंदर 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट होता है इनिशिएशन, फिर होता है एलोंगेशन और एक होता है टर्मिनेशन। इनिशिएशन के अंदर यहाँ पे आके कोई बाइंड करेगा, इसके जो हेलिक्स है ये डबल स्ट्रैंडेड वाला, इसको खोलना शुरू करता है विद द हेल्प ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। ये खुलता जाता है, खुलता जाता है, खुलता जाता है और पूरा एलोंगेट होता जा रहा है और टर्मिनेशन पे ये पूरा रिलीज हो जाता है। टर्मिनेट पे हमारे को ये आरएनए मिल चुका है जो कि मेच्योर है, इसको हमें मेच्योर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हमने क्या किया, इसकी हमने 3 स्टेप में इसको स्प्लाइसिंग, केपिंग और टेपिंग करके इसको एकदम क्या कर दिया है,
मिच्योर बना के तैयार कर दिया है। अब क्योंकि ये मिच्योर बन के तैयार है, यानी कि ये कोडिंग के लिए तैयार है, हम इसकी कोडिंग अब कर सकते हैं। कोडिंग का मतलब है कि अब हम इसको इसके ऊपर प्रोटीन बना सकते हैं, ये कोई भी प्रोटीन को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो अब ये प्रोटीन को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेगा, हम इसमें करवाएंगे ट्रांसलेशन। तो क्या करेंगे ट्रांसलेशन के लिए, मैंने क्या बोला, हमारा ये आरएनए तैयार बन के तैयार है, मिच्योर आरएनए। एमआरएनए इज मिच्योर आरएनए। अभी हमने इसको मिच्योर किया ना, तो ये एमआरएनए बन के तैयार हो गया है। ठीक है, तो अब ये जो एमआरएनए है, इसकी अब हम क्या करवा रहे हैं, प्रोटीन बन के तैयार करवा रहे हैं, जिसके अंदर टीआरएनए के दो साइड बताए थे, एक एंटीकोडॉन साइड ये वाला और एक ये अमीनो एसिड वाला। यहाँ पे एमआरएनए पे हमारे कोडिंग साइट प्रेजेंट है, तो ये एंटीकोडॉन वाला यहाँ का कोड रीड करता है और इसके अपोजिट वाला इस पे ज्वाइन कर देता है। जैसे जी हमेशा सी के साथ जुड़ेगा, सी जी के साथ, ए टी के साथ, टी ए के साथ, ऐसा का ऐसा। तो देखो जी सी के साथ जुड़ रहा है, सी जी के साथ, ए टी के साथ, जी सी के साथ, यू ए के साथ, यू ए के साथ, ऐसी ऐसी चीजें यहाँ पे चल रही है। इज दैट क्लियर? और देखो यहाँ पे हमारे कहीं पे भी टी नहीं आ रहा है, हमारे यहाँ पे हर जगह यू ही आ रहा है। यू क्यों आ रहा है? क्योंकि ये आरएनए है, और यहाँ पे टी आ रहा है, क्यों? क्योंकि ये डीएनए वाला पार्ट है। इज दैट क्लियर? ये आरएनए है और ये डीएनए वाला पार्ट है। तो अब क्या हो रहा है, क्योंकि हम डीएनए से आरएनए में इंफॉर्मेशन को करते हैं ना, इसके अंदर डीआरएनए से आरएनए में करते हैं इंफॉर्मेशन को कॉपी। ठीक है, तो ये डीआरएनए से आरएनए में इंफॉर्मेशन कॉपी हो रही है। तो ये चीज का ना ध्यान रखना, आप आगे जाके क्वेश्चन कॉपी करोगे ना, क्वेश्चन सॉल्व, तो ये कंफ्यूजन काफी हो सकता है, तो उस कंफ्यूजन को आपको अवॉइड करना है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, उसके लिए 3 स्टेप में होता है, इनिशिएशन, एलोंगेशन और टर्मिनेशन। इसके अंदर क्या होता है, ये जो टीआरएनए ये कैसे पूरे सीक्वेंस में जुड़ेगा, ये अमीनो एसिड आपस में आखिर कैसे जुड़ेंगे, उसके लिए सबसे पहले मैंने आपको यही बताया कि जो ये अमीनो एसिड है, सबसे पहले लेट से ये वाला अमीनो एसिड था, ये चार्ज हुआ, एक्टिवेट हुआ। ये जैसे एक्टिवेट होता है तो जिस टीआरएनए से जुड़ा होता है उसको चार्ज कर देता है। इसने जैसे इसको चार्ज किया तो इसके पास बगल में एक और अमीनो एसिड होता है, उस अमीनो एसिड वो भी एक्टिवेट होता है। ठीक है, वो जैसे एक्टिवेट होता है बगल के टीआरएनए को चार्ज कर देता है, और फिर ये आपस में पास आ जाते हैं दोनों टीआरएनए। तो क्योंकि टीआरएनए चलने का काम कर सकता है, तो जैसे ही दोनों टीआरएनए चल के पास आते हैं, इन दोनों के अंदर अमीनो एसिड के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड बढ़ जाता है। ठीक है, और आपको पता है सारे अमीनो एसिड जब पेप्टाइड बॉन्ड से सीक्वेंस से जुड़ते जाते हैं हमारा एक प्रोटीन बनके तैयार हो जाता है। तो प्रोटीन जब हमारा बनके तैयार हो गया, पूरा फैक्टर यहाँ से रिलीज हो जाएगा, पूरा चेन तैयार है, इस हम प्रोटीन को बोल देते हैं हमारा तैयार है, और ये रिलीज हो जाता है, और हम बोलते हैं कि प्रोसेस हमारा यहाँ पे क्या हो चुका है, टर्मिनेट हो चुका है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? किसी को कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? मैम प्रोटीन निकलने के बाद प्रोटीन के साथ क्या होता है? ये क्वेश्चन किसने पूछा, सबसे पहले मुझे ये बताओ। शिवम। अच्छा, शिवम, आप तो क्लास में शुरू से थे। तो शिवम, मैंने आपको बताया ना, हमें कोई भी इंफॉर्मेशन जब एक्सप्रेस करनी है, हम आपका जैसे कोई भी लेट से आपका कलर कौन सा है, आपके फीचर्स क्या है, ये एक इंफॉर्मेशन है। तो ये ट्रेट को आपको एक्सप्रेस करना है, तो हम क्या बोलते हैं, ये एक इंफॉर्मेशन है, ये ट्रेट है। तो वो किससे बनता है? वो एक प्रोटीन से होता है। प्रोटीन कोई भी होता है, वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, तो वो प्रोटीन अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, इसका मतलब एक इंफॉर्मेशन वो दे रहा है। ठीक है, अब आपका जैसे होगा कि जैसे शिवम है, शिवम का जो लेट से हेयर्स है वो स्ट्रेट है, तो वो एक प्रोटीन ने अपना इंफॉर्मेशन दिया, तभी उसका जो हेयर है स्ट्रेट आया है। वहीं दूसरी तरफ जैसे याजदान है, उसका करली है, तो प्रोटीन ने अपना इंफॉर्मेशन दिया है कि ये करली है, तब वो जाके करली आया है। इज दैट क्लियर? यस मैम, आ गया। तो ये पूरा क्या माजला है, ये क्या कहानी चली है, समझ पड़ी है आपको? मैंने ना आपको यहाँ पे, मैं चाहती हूँ आपको ना फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिख लिख के बता सकती, पर आप विजुअलाइज नहीं कर पाते, इसलिए मैंने पूरा ये डायग्राम को घोच पोच कर दिया, सो दैट आप रिलेट कर पाओ कि पहले ये एमआरएनए कहाँ से आया, फिर ये सीक्वेंस कैसे जुड़ी, ये आपस में जुड़ कैसे रहे। भले ये कचरा हो गया, पर आई थिंक अभी आप थोड़ा सा विजुअलाइज करवा पा रहे हो। इसको आपको थोड़ा बार बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सबसे डिफिकल्ट चीज है
उसका थोड़ा भी अगर आपको पार्ट समझ आया है ना, तो उसको बार बार रीड करोगे खुद को, एनसीईआरटी को, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये हुआ क्या है। समझ पड़ रही है आपको बात? तो ये पूरा Yes. पूरा जो प्रोसेस है 3 स्टेप में कंप्लीट हो चुका है, ठीक है? यस मैम। तो यार ये जो है आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर ना अब क्या बचता है, अब इसके अंदर अब जैसे मैंने आपने शिवम ने क्वेश्चन पूछा कि मैम आखिर ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, इसके बाद एक मॉडल आता है जिसको हम बोलते हैं लैक एप्यूरॉन। उसके अंदर ये जो प्रोटीन है ना, जो शिवम का क्वेश्चन था उसका आंसर है कि ये अपनी इंफॉर्मेशन को आगे एक्सप्रेस करेगा। तो लैक एप्यूरॉन में आएगा कि ये अपनी इंफॉर्मेशन को कैसे एक्सप्रेस करे। समझ पड़ रही है बात? तो आपका ये जो क्वेश्चन है इसका पूरा वापस एक टॉपिक है जो आई थिंक इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक होगा, तो उसको अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और साथ ही साथ इसके अंदर ना एक टॉपिक और है जैसे सैटेलाइट डीएनए, फिंगरप्रिंटिंग मॉडल वगैरह। तो ये टॉपिक एक्चुअली आप नेक्स्ट क्लास में आओगे ना तो पढ़ के आना, क्योंकि इसके अंदर क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये दे रखा है जैसे सैटेलाइट डीएनए क्या होता है, ये दे रखा है कि फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है। फिंगरप्रिंटिंग किसके काम आती है ना, हर इंसान के इंडिविजुअल होती है। स्नेहा की अलग है, याजान की अलग है, शिवम की अलग है, किसी की भी यहाँ पे सेम नहीं हो सकती। गौतम की अलग है ना, सबके फिंगरप्रिंट्स अलग है, यूनिवर्सल है, फॉरेंसिक में काम आते हैं, क्रिमिनल में काम आते हैं, जेनेटिक डिजीज पता करने में काम आते हैं, पेटर्निटी पता करने में काम आते हैं। कभी फिंगरप्रिंटिंग मॉडल शुरू हुआ था, कैसे कैसे काम आता है, कितनी इसके ऊपर बुक लिखी गई है, ये सारी चीजें। तो ये थ्योरेटिकल चीज है जो मैं आपको बोल दूं, ये 1956 में हुआ था, 1903 में हुआ था, किसी को याद रहेगा नहीं? तो इसको एक बार देखना कि ये कब शुरू हुआ था, क्या था, ये थ्योरेटिकल है, इसको एक बार पढ़ना। फिर अपन जो है नेक्स्ट अपन जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे लैक ऑपेरॉन। लैक ऑपेरॉन में इंफॉर्मेशन कैसे एक्सप्रेस हो रही है, कैसे एक्सप्रेस नहीं हो रही है, अपन ये देखने वाला है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन?